ये फिल्म आपने देखी है। इस फिल्म का एक सीन ऐसा है जो हमारी आज की कहानी की अक्कासी करता है। एक वैशी कबीला दूसरे कबीले पर हमला करता है उस वक्त जब वो सो रहे होते हैं। हमलावर घरों को जलाते हैं, बच्चों और बूढ़ों को आग में झोंक देते हैं, अपने पीछे लाशों के ढेर छोड़ जाते हैं। लेकिन ये सब तो फिल्म में हुआ था। क्या आप जानते हैं एक ऐसी दास्तान हकीकत में कराची में भी रकम हुई। एक गरीब बस्ती पर वैशी दरिंदों ने हमला किया, घंटों तक खुलेआम खून की होली खेली गई। ये कहानी है एक ऐसे सानहे की जिसने कराची की तारीख हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है सानिया अलीगढ़ की। मेरा नाम मुदस्सिर नज़ीर है और क्योंकि ये तकरीबन 40 साल पुरानी कहानी है इसलिए मुझे इस पर बहुत रिसर्च और मेहनत करना पड़ी। तभी मैं चाहूंगा कि आप रफ्तार को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। 4 दिन तक मेरे बच्चे मुझसे नहीं मिले, 4 दिन तक मेरे मियां की लाश नहीं मिली। कुछ हादसे होते नहीं, इन्हें डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है। किसी लंबी चाल के लिए बिसात पर मोहरे सजाए जाते हैं। ये भी एक ऐसा ही दिन था, 15 दिसंबर 1986। सखी हसन चौरंगी के करीब एक खौफजदा मोटरसाइकिल सवार हजूम से हाथ जोड़कर रहम की अपील कर रहा था। भाई मैं पठान नहीं हूँ, मैं पठान नहीं हूँ। मगर लोहे के पाइप का एक वार उसकी तमाम फरियादों को हमेशा के लिए खामोश कर देता है। ये सिर्फ एक वाकया नहीं था, उस दिन दर्जनों पठानों को इसी तरह मारा गया। अहले कराची के दिलों में फूटने वाली नफरत पठानों को मिटा रही थी, उनकी दुकानों को जला रही थी। रोशनियों का शहर तारीखियों में डूब रहा था और ये सब बिला वजह नहीं हो रहा था। जी हाँ, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। 70 की दिहाई अपने इख्तिताम की जानिब रवां है। मुल्क की हर कौम, नस्ली ग्रोह और फिरके के लोग रोजगार की तलाश में कराची में आबाद हो चुके हैं। महाजरों के साथ पख्तूनों, पंजाबी, बलोच सबके बच्चे मिलकर खेलते हैं और बड़े हर त्योहार और तकरीब में एक दूसरे से मिलते रहते हैं। अपनायत का माहौल था, फिरका वारियत का तो नामो निशान नहीं था। मगर एक ऐसी चीज थी जो दिलों में नफरत का बीज बो रही थी। वो थी वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो की बनाई गई वो पॉलिसी जिसके तहत मुलाजमीन का कोटा सिस्टम बनाया गया। 5 जुलाई 1977 को जनरल जियाउल हक ने जुल्फकार अली भुट्टो का तख्ता उलट दिया। मुल्क में एक बार फिर मार्शल लॉ लग गया, मगर भुट्टो का बनाया गया कोटा सिस्टम कायमो दायम रहा। ये कोटा सिस्टम था क्या? ये कि सरकारी मुलाजमत और तालीमी इदारों में दाखिले के लिए काबिलियत की बजाय रिहायशी इलाकों को फोकियत दी जाएगी। वजह यह बताई जाती है कि कराची या सिंध के शहरी इलाकों में तालीम याफ्ता और ज्यादा काबिल आबादियां रहती हैं, इसलिए तमाम दाखिले या मुलाजमतें इन शहरों में ही बढ़ जाती हैं और देही इलाकों के लोग महरूम रह जाते हैं। इसके बाद शहरी आबादियों में एक एहसास महरूमी जागा। वो कोटा सिस्टम को अपने खिलाफ होने वाली हर नाइंसाफी की जड़ समझने लगा और जड़ से एक ऐसा दरख्त फूटा जिसने शहर को हमेशा के लिए बदल दिया। तब सिंध की उर्दू बोलने वाली आबादी की अपनी कोई सियासी नुमाइंदगी नहीं थी, या ये कह लें कि नस्ली बुनियादों पर नहीं थी। यही वक्त था जब अख्तर रिजवी और रईस अमरोही जैसे मुमताज दानिफरों ने कराची के नौजवानों की अपनी सियासी नुमाइंदा तंजीम बनाने का ख्याल पेश किया। इसी ख्याल से मुतासिर हुए कराची यूनिवर्सिटी में शोबा फार्मेसी के एक तालिब इल्म, नाम था अल्ताफ हुसैन, जिन्होंने 11 जून 1978 को आल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कायम की। एक तबका था सिंध में जो उर्दू स्पीकिंग जो कह रहे थे, वो उसके अंदर जो एहसास महरूमी था नौकरियों के सिलसिले में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में दाखिले के सिलसिले में, तो वो जो था वो बुनियादी तौर पे 70s में शुरू हुआ और वो आहिस्ता पाइल अप होता रहा। फिर ये था कि मौक़े कम थे, अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, लोग ज़्यादा थे, कैंडिडेट ज़्यादा थे। तो फिर होता ये है, जो रह जाता है वो कहता है कि जनाब ये तो ज़्यादती है। तो ये महरूमी जो थी, अल्ताफ़ हुसैन साहब का ये था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जब वो APMSO बनाई तो उस वक़्त भी उनका मोटिव यही था। ऐसा नहीं था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कोई लिसानी बुनियादों पर ये किया था, वो बल्कि उससे पहले पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन भी थी, पंजाबी स्टूडेंट फेडरेशन
यूनियन भी थी, जमीयत भी थी, सब था। इनको तो बड़े दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। और उस वक़्त ये APMSO जब बनी है तो इनको उस वक़्त ये बताते हैं कि जनाब हमें हॉस्टल में कमरे तक नहीं मिलते थे, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने वहाँ पर अपने आप को स्टेबल किया। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि APMSO में अजीम तारिक जैसे लोग भी थे जो ज़रा मॉडरेट किस्म के लोग थे, एतदाल पसंद लोग थे। अल्ताफ़ हुसैन उस वक्त ऐसे हार्डलाइन में वो कोई रास्ता ढूंढ रहे थे कि अब उसके पीछे होता क्या है कि जब कोई बंदा वो फिर अचानक देखते देखते में कराची की गली कूचों में या मोहल्लों में और फिर वो इलाकों में फैल गए, तो वो MQM बनी। मुझे पाकिस्तान का दुश्मन साबित किया गया सिर्फ इसलिए कि मैंने इन बड़े जागीरदारों के आगे सर झुकाने और अपना नजरिया बेचने, बिल्डिंगें बनाने, इंडस्ट्रियां बनाने, मुल्क का खजाने से कर्जे लेके दौलतमंद बनने से मैंने इनकार किया। अब अल्ताफ हुसैन अपनी शोला बयानी और जबरदस्त नारों की वजह से मकबूल हो रहे थे और फिर 18 मार्च 1984 को APMSO की क़यादत ने महाजर कौमी मूवमेंट बनाने का ऐलान कर दिया। ये वो जमाना था जब मुल्क पर जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी, एक ऐसी हुकूमत जिसे ना अवामी तायद हासिल थी और ना हिमायत। फौजी डिक्टेटर की आंख किसी सियासी हमायत की तलाश में थी, या फिर ये कहें कि वो अपनी मदद आपके तहत सियासी हमायत पैदा करना चाहते थे। और फिर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने उनकी ख्वाहिश पूरा करने में बड़ी मदद दी। ये वाक़या था बुशरा ज़ैदी की मौत। पुराने लोग तो जानते हैं, लेकिन नई नस्ल इस नाम से वाकिफ नहीं होगी। शायद वो समझ रही हो ये बुशरा ज़ैदी कोई बड़ी सियासी शख्सियत होगी जिसके कत्ल से डिक्टेटर ने हमदर्दियां समेटी और सियासी हिमायत हासिल की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये बुशरा ज़ैदी कौन थी जिसकी मौत ने कराची के मुस्तकबिल को तारीख कर दिया? ये 15 अप्रैल 1984 का दिन था। नाज़माबाद की रिजविया चौरंगी के नजदीक एक मिनी बस फर्राटे भरती जा रही थी और जब अल्ताफ अली रोड पर सर सैयद गवर्नमेंट कॉलेज के करीब पहुंची तो ये बेकाबू हो गई और इसने 2 लड़कियों को कुचल दिया। एक थी बुशरा ज़ैदी और दूसरी थी उसकी बड़ी बहन नजमा। बुशरा तो अगली सांस भी न ले सकी और दुनिया से कूच कर गई, जबकि नजमा हादसे में अपनी एक टांग खो बैठी। सर सैयद के आसपास कई तालीमी इदारे थे जिनमें हजारों तुलबा पढ़ते थे, इसलिए वाक़े की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और सबसे बढ़कर ये फैलाया गया कि बस का ड्राइवर पख्तून था। इस बात ने तो जलती पर तेल का काम किया। तलबा सड़कों पर आ गए, एहतजाज शुरू हुआ। पुलिस ने भी सिचुएशन कंट्रोल करने में गफलत बरती। बजाय इसके कि ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाता, उल्टा मुजाहरा करने वाले तुलबा पर चढ़ दौड़ी। आंसू गैस फायर की गई, लाठी चार्ज हुआ और कई मजीद तलबा जख्मी और बेहोश हो गए। अब्बासी शहीद अस्पताल में मरहम पट्टी करवाने पहुंचे तो वहां भी पुलिस से हाथापाई हुई। पुलिस के साथ एक जख्मी कांस्टेबल था। पुलिस चाहती थी डॉक्टर तलबा की बजाय पहले जख्मी एहलकार को देखें। इस बात पर डॉक्टर्स और पुलिस में भी झड़प हो गई। पुलिस ने फिर न सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ बल्कि डॉक्टरों की भी खूब पिटाई की। बताया जाता है कि ज्यादातर पुलिस वाले पंजाबी थे। पुलिस के इस रवैये से पूरे शहर में आग लग गई, फसादात फूट पड़े, कई गाड़ियां और दुकानें जला दी गई। तासुब भड़काने की एक मुनज़्ज़म तहरीक शुरू हो गई। औरंगी में फसादात के दौरान पहली बार ट्यूबलाइट बम इस्तेमाल किया गया। ये क्या था? असल में एक ट्यूबलाइट में बारूद, नट बोल्ट और छर्रे भरकर इसे लड़कों के हवाले किया जाता जो इसे मुखालिफिन की तरफ फेंक देते। ये बम जहां गिरता यकदम आग लगा देता। ये बम कौन तैयार कर रहा था? वो जो तरबियत याफ्ता थे और पहले ही मशरिकी पाकिस्तान में मुक्तिबानी जैसी आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन का मुकाबला कर चुके थे। सिर्फ यही नहीं, दूसरी तरफ सोहराब गोट में पहली बार जदीद गन्स नजर आई जो तोहफा थी अफगान वॉर का। इस सूरत हाल के बाद शहर भर में कर्फ्यू लगा दिया गया। हालात थे कि फिर भी नहीं संभल रहे थे। ये सिलसिला कई दिन तक जारी रहा। तब के अखबारात का दावा है कि इन दिनों में 200 से ज्यादा लोग जान से गए, मगर हकीकत शायद इससे भी भयानक थी। मरने वालों की तादाद इन अखबारी दावों से कई गुना ज्यादा थी। कराची बहुत बड़ा शहर था, सड़कों पर ऐसे हादसात आम थे, मगर बुशरा ज़ैदी के हादसे में ऐसा क्या था कि शहर भर में आग लग गई। ऐसा लगता है कि जैसे कोई इस हादसे का मुंतजिर था। कई सहाफ़ी और तजिया निगार समझते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक सिंध में ख़ास तौर पर यहाँ के शहरी इलाकों में
पीपल्स पार्टी का जोर तोड़ना चाहते थे। इस मकसद को पूरा करने के लिए बुशरा जैदी का ये हादसा बहुत मददगार हो सकता था। फिर सिंध के शहरी इलाकों में कोटा सिस्टम की वजह से बहुत बेचैनी भी थी। इस बेचैनी और एहसास महरूमी को खूब इस्तेमाल किया गया। अब ज़ियाउल हक को ऐसी कुव्वत की तलाश थी जिसे ताकतवर बनाया जाए और फिर वो उनके इक़्तिदार को और मजबूत बनाए। यही वो वक्त था जब अल्ताफ हुसैन की आवाज़ मजबूत हो रही थी। जनरल ज़िया को नजर आने लगा कि सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची को जुबान की बुनियाद पर तकसीम करने का मौका मिल सकता है। शायद अल्ताफ हुसैन को भी ये मालूम ना हो कि वो किसी की चाल का मोहरा बनने वाले हैं। आप कुछ भी कहें, अल्ताफ हुसैन साहब MQM की राइज कैसे हुई, उसके पीछे आप कह सकते हैं कि जनाब फलाने क़ुव्वतें थीं, गैर मरी ताकतें थीं जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था उस वक्त। जो वाक़यात हुए सीक्वेंस के अंदर, ख़ास तौर पे सबसे पहले बुशरा जैदी केस, जिसको कहा जाता है कि ये जनाब बुनियाद थी कराची में झगड़े शुरू होने की और कराची में जो खून की होलियाँ खेली गई, जो वाक़यात हुए बहुत ही ज़्यादा खूनी किस्म के। उसके बाद जो शुरू हुआ तो फिर ये कन्वर्ट हुआ पठान और महाजिर लसानी बुनियादों पर। ये 8 अगस्त 1986 का दिन है। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के लिए एक यादगार दिन। पहली बार कराची निश्तर पार्क में उसने अपनी कुव्वत का भरपूर मुजाहिरा किया। अल्ताफ हुसैन ने अपने खिताब में जो नकात पेश किए उनमें से चंद ये थे। मुहाजिरों को 5वीं कौमियत तस्लीम किया जाए, मुहाजिरों को सिंध में आबादी के तनासुब से हकूक दिए जाएं और कोटा सिस्टम खत्म किया जाए। ये बड़ा कामयाब जलसा था, इतना कि अल्ताफ हुसैन की तकरीर के दौरान बादल गरजे, तेज बारिश शुरू हो गई, जलसागाह में पानी भर गया, मगर कोई अल्ताफ हुसैन की तकरीर छोड़कर नहीं गया। वो बोलता रहा, कौम सुनती रही, बल्कि बारिश ने तो लोगों को और चार्ज कर दिया। इस कामयाबी और तारीखी जलसे के बाद अल्ताफ ने ऐलान किया वो अब 31 अक्टूबर 1986 को हैदराबाद में जलसा करेंगे। बुशरा जैदी की मौत के बाद जो कुछ हुआ, खौफ के बादल अभी छटे नहीं थे। एक और तूफान बड़ी तबाही का मुंतजिर था। सानिया सोहराबकोट। 31 अक्टूबर की सुबह MQM कारकुनान की गाड़ियों का काफिला हैदराबाद की तरफ रवाना हुआ। जुलूस सोहराबकोट से भी गुजरना था, जो तब भी पख्तून आबादी का गढ़ था। जैसे ये जुलूस सोहराबकोट पर पहुंचा, शुरका ने नारे लगाना शुरू कर दिए। 50 से ज्यादा गाड़ियां सोहराबकोट क्रॉस कर गईं। तब अचानक पीछे वाली गाड़ियों पर पथराव शुरू हो गया। कुछ ही देर में ये पथराव 2 तरफा फायरिंग में बदल गया। 8 अफराद हलाक हुए, दर्जनों जख्मी। और जब यह खबर कराची और हैदराबाद तक पहुंची, यहाँ फसादात का एक नया सिलसिला फूट पड़ा। कराची में हर चलती हुई बस जलती हुई नजर आई, दुकानें भी जला दी गईं और मकानात भी। हैदराबाद में भी तसादुम हुआ, जहां जुलूस मार्केट से गुजरा तो नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। कौन है ये नामालूम अफराद, कहां से आते हैं ये, आखिर इन्हें भेजता कौन है? खैर छोड़िए, इस फायरिंग से भी दर्जनों लोग जख्मी हुए। यहाँ भी इश्तियाल फैला, कई रक्षों, गाड़ियों और 2 होटलों को आग लगा दी गई। इतने कशीदा हालात में अल्ताफ हुसैन ने पक्का किला ग्राउंड हैदराबाद में जलसे से खिताब किया। इन 2 कामयाब जलसों ने सिंध की सियासत को एक नया रुख दिया। मगर अभी अल्ताफ हुसैन को बहुत कुछ करना था, बल्कि उन्हें ताकतवर बनाने के लिए एक कहानी बालाई ईवानों में भी लिखी जा चुकी थी। लेकिन अभी हम अपनी इस कहानी को जोड़ते हैं उस दिन से, 15 दिसंबर 1986 का दिन, जब सखी हसन चौरंगी के करीब वो मोटरसाइकिल सवार हजूम से रहम की भीख मांग रहा था। कह रहा था, मैं पठान नहीं, मुझे मत मारो, मगर फिर भी उसे बेदर्दी से मार दिया गया। उस दिन के बाद बहुत से पठान अपनी शनाख्त छुपा रहे थे। शहर तकसीम हो चुका था, इलाके बढ़ चुके थे, मुहाजिरों की अपनी बाउंड्री लाइंस बन गईं और पठानों की अपनी। आखिर क्यों? ये किस चीज का रद्द-ए-अमल था? वो मैंने कहा था ना, कुछ हाथ से होते नहीं, बनाए जाते हैं। 15 दिसंबर की ये कहानी समझने के लिए जरूरी है कि आप 14 दिसंबर की सुबह की दर्दनाक कहानी को सुने। ये कहानी है सानिया कस्बा और अलीगढ़ कॉलोनी की, वो दास्तान जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुबह 10 बज रहे हैं। औरंगी टाउन के इलाके कस्बा कॉलोनी और अलीगढ़ कॉलोनी के मकीन अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। इनके वहमो गुमान में भी नहीं कि उन पर एक क़यामत टूटने वाली है। औरंगी की पहाड़ियों से कुछ मुसल्लह दहशतगर्दों ने अचानक इन आबादियों पर हमला कर दिया। जदीद असला लिए इन लंबे तिरंगे अफराद ने काली शलवारें पहन रखी थी।
वो शोर मचा रहे थे और दहशत फैला रहे थे। घरों में लूट मार की गई, उन्हें आग लगा दी गई। शीरख्वार बच्चों को दहकती हुई आग में झोंका गया। कई औरतों की इज्जतें पामाल की गई। मनाजिर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इलाका किसी गैर मुल्की फौज के नरगे में है। जालिमों ने मस्जिदों में कई छुपे अफराद को भी काट डाला। ये सब 6 घंटे तक होता रहा। ऐसा लग रहा था कि दहशतगर्दों को हुकूमत और इंतजामिया की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है। हालात के मुताबिक ऐसा ही था। अगले दिन अखबारों की पहली सुर्खी ये थी, औरंगी में हौलनाक खूनरेजी, 50 अफराद जान बहक, ताहुकुम सानी कर्फ्यू, फौज बुला ली गई। मगर इस वाक़े को देखने वाली कई आंखों ने हमें बताया कि मरने वालों की तादाद 200 के करीब थी। सानिया अलीगढ़ का रद्द-ए-अमल पूरे शहर में नजर आया। कराची भर में फसादात फूट पड़े और फिर पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन नस्ली फसादात हुए, जिनमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए और तकरीबन 2000 बुरी तरह जख्मी भी हुए। नजर आतिश की जाने वाली दुकानों, मकानों और गाड़ियों की तादाद तो हजारों में थी। आज सानिया अलीगढ़ को बीते 38 साल हो गए हैं। यहाँ के मकीन मोहम्मद रफीक आज भी इस क़यामत को याद करते हुए डरते हैं। बच्चों को भी जहाँ पर लोग रह गए थे और जिनको निकलने में बहुत दुश्वारी थी, उनको वहीं उनके घरों में मार दिया गया। सरों पे तेज धार आलों से वार किए गए, कुल्हाड़ियाँ, बुगदे। हमारे घरों में जो जानवर वगैरह पले हुए थे, घरों के साथ साथ उन्हें भी जलाया गया। भाई इस घर पे गोलियां चली थी, इस घर में थोड़ी सी आग लगी थी, ये घर भी आग लग के ख़त्म हो गया था, वो घर भी जो अभी बिल्डिंग बन चुकी है, 2 इस घर से, 1 इस घर से और 2 इसके पीछे वाले घर से। तकरीबन 5 लोग इस गली के शहीद हुए थे। अनजान आदमी थे, ढाटे बांधे हुए थे, पगड़ियाँ पहनी हुई थी। बस उनका एक विजन था, बस मारो, जलाओ, लूटो और जाओ। वाइट कलर का कोई केमिकल था, उसको फेंक रहे थे, उससे आग भड़कती थी, ऐसी भड़कती जैसे किसी ने पेट्रोल डाल दिया। और वो बाकायदा ये कह रहे थे कि हमको उजाड़ा है तो हम किसी को नहीं बसने देंगे। यानी कि हमने क़यामत खज़रा पे आंखों से देख ली। हम ठेलों पे से लाशें हम खुद लेके गए। हमें ऐसा लग रहा था कि बस अब हम ये हमारा आज आखिरी दिन है। आपकी उम्र उस टाइम कितनी थी? उस वक़्त मेरी उम्र कम से कम 26 साल थी, 27 साल। लोगों का मानना यही था कि ये पूरा प्री प्लान था कि बर वक्त 3 जगह पे हालात ख़राब होना और 6 से 7 घंटे तक हालात ख़राब रहे और कोई मामला नहीं हुए और एक जंग का समा था। शहर में इतना बड़ा सानिया हुआ, सैकड़ों मुहाजिरीन को तासुब और नफरत की आग में झोंक दिया गया। इनमें बुजुर्ग भी शामिल थे, खवातीन, नौजवान और मासूम बच्चे भी। हजारों हंसते बसते घर उजाड़ने के बाद ये दहशतगर्द फिर पहाड़ों पर चले गए। मारूफ सहाफ़ी नुसरत अमीन बताते हैं कि इस सानिया का रिएक्शन ज्यादा खतरनाक था। जिस तरह सूरत हाल को कंट्रोल करना चाहिए था, संभालना चाहिए था, वैसा कुछ नजर नहीं आया। अगर कोई इंतजामी या समाजी शख्सियत मैदान में आई भी तो उसे सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। कहा जाता है, जो आई विटनेस अकाउंट है वो ये कि उस वक्त मेयर थे अब्दुल सत्तार अफवानी, ये जमात इस्लामी के इलेक्टेड मेयर थे। तो जब उन्होंने इलाके में पहुंचने की कोशिश की तो उनको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने मुर्गा बना दिया, जैसे वो आम कॉलेज स्टूडेंट या बच्चे जो कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े जाते हैं। अगरचे कि किसी अफसर ने या किसी अखबारी ख़बर ने इसकी कभी तस्दीक नहीं की, लेकिन इस खबर से या जो भी इत्तला उससे कभी किसी ने इनकार भी नहीं किया। और मौलाना अब्दुल सत्तार एदी साहब के साथ भी मिलता जुलता सलूक किया गया। और ये लेट 90s की बात है कि मैं एक बार अब्दुल सत्तार एदी साहब से मिला, मुझे उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। स्टोरी के सिलसिले में पहली जब मेरी मुलाकात हुई, वो मुझसे किसी बात पे नाराज़ भी थे, तो बहुत सारी सवाल मैं नहीं कर पाया जो मैं सोच रहा था कि उनसे करूँगा, लेकिन मुझे बाद में एक बार मौका मिला तो उन्होंने हंस के टाल दिया और उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में कहा कि ड्यूटी देने वाले को ये नहीं पता होता कि कौन VIP और कौन आम आदमी है। अगर किसी मोहल्ले के बच्चे को मुर्गा बनाया जा सकता है तो किसी VIP को भी मुर्गा बनाया जा सकता है। तो मैंने मौलाना साहब से पूछा कि क्या आपको मुर्गा बनाया गया? तो उन्होंने ये बात हंस के टाल दी और कह दिया कि लोग ड्यूटी दे रहे थे तो उनको ड्यूटी देने दिया जाए। और ड्यूटी देने की जो जहाँ तक बात है, उसमें सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि सानहे के बाद जो है वो डिप्लॉयमेंट हुई
और आने जाने वालों पे सख्ती हुई, लोगों को मुर्गा बनाया गया और बकौल कुछ सोर्सेस के और कुछ लोगों के बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ को जो है हतक आमेज़ और तज़ीक आमेज़ रवैये से दो चार किया गया। लेकिन जब ये सानिया हो रहा था उस वक्त वो डिप्लॉयमेंट क्यों ख़त्म कर दी गई थी, ये एक मामला है और शायद ट्रिब्यूनल ने भी इस तरह का कोई सवाल उठाया था अपनी फाइंडिंग्स में। आखिर ये सब क्यों और कैसे हुआ? 6 घंटे तक इन आबादियों को लावारिस कैसे छोड़ दिया गया? पुलिस कहाँ थी? इंतजामिया सो रही थी? कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ थे? और सबसे बढ़कर ये कि मारने वाले कौन थे? आज तक इन सवालों का दुरुस्त जवाब कहीं से नहीं मिल सका। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उलझे वाकयात की गुत्थी सुलझाने में मदद दूं। कराची के शुमाल में जहां सुपर हाईवे का आगाज होता है वहां सोराब गोट नामी एक बस्ती है। जब सुपर हाईवे का इफ्तिताह हुआ तो यहाँ सुबह सरहद के बाशिंदों ने एक मार्केट की बुनियाद रखी। यहाँ ज्यादातर स्मगल किया गया सामान बिकता था। ये मार्केट आज भी इसी नाम से मौजूद है और स्मगलिंग का माल आज भी मिलता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ ड्रग्स और असले की एक बड़ी मार्केट भी बन गई। कहानी को समझने के लिए एक बार फिर थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 30 अक्टूबर 1986 को जब सोहराब गोट पर MQM के जुलूस पर फायरिंग हुई तो पूरे शहर में एक ही मुतालबा था, सोहराब गोट को मंशियात और असले से पाक किया जाए और फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार भी किया जाए। वैसे फायरिंग करने वाले गिरफ्तार हुए थे और बाद में बाइज्जत रिहा भी। सानिया अलीगढ़ से सिर्फ 2 दिन पहले 12 दिसंबर 1986 की सुबह फौज और पुलिस ने सोहराब गोट का मुहासरा कर लिया। घर घर तलाशी ली गई। इस पूरी कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन क्लीन अप का। मगर इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी ना असला मिला और ना ही मंशियात। हकीकत ये थी कि इस ऑपरेशन से सिर्फ 1 दिन पहले ये सारा असलहा और मंशियात 40-50 ट्रकों में भरकर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया था। ये कैसे मुमकिन था कि हसास इदारों को इतनी बड़ी खेप की मुंतकली का पता ना चला हो? तो जिसकी तलाश थी वो तो ना मिला, मगर फौज और पुलिस ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और सोहराब गोट की पूरी बस्ती को बिल्डोज करना शुरू कर दिया। ये वो इलाका था जिस पर एलीट क्लास की नजर थी, बल्कि इसे एलीट क्लास की बजाय अंडरवर्ल्ड का नाम दूं तो शायद गलत ना हो। तब गवर्नर सिंध थे लेफ्टिनेंट जहांदाद खान। उनके पास तो यही क्लास जाती थी और उसी ने यह जगह खाली करवाने का मामला भी सामने रखा। तब कोर कमांडर कराची थे लेफ्टिनेंट अहमद शमीम खान और DC थे सरदार अहमद। फिर गवर्नर कोर कमांडर ने मिलकर एक सीक्रेट प्लान तैयार किया। इस प्लान के पीछे क्या था? स्टोरी के साथ जुड़े रहें, पिक्चर अभी क्लियर होने वाली है। नुसरत अमीन अपने एक आर्टिकल में लिखते हैं, मशहूर टाउन प्लानर और लिखारी आरिफ हसन ने इस ऑपरेशन के बारे में अहम मालूमात दी। उन्होंने ये इंकशाफ किया कि यह ऑपरेशन अका खेल कबीले के लोगों की उम्मीदों और उमंगों का कत्ल था। ये 1972 से सोहराब गोट में मुकीम थे। इस ऑपरेशन का असल मकसद ये जगह खाली कराना था। क्यों? वजह बहुत सादा थी। सोहराब गोट के करीब इलाकों की जमीन बड़े और बाअसर लोगों की थी। अगर गरीबों को निकाला जाता तो इसकी कीमत 100 गुना बढ़ जाती। इस पूरे अरसे में जब से मैंने सहाफ़त शुरू की तो आरिफ हुसैन साहब उन लोगों में जिनकी बताई हुई कोई बात या जिनकी दी हुई कोई इन्फॉर्मेशन कभी मुझे ना मशकूक लगी ना वो कभी गलत साबित हुई। तो अगर वो ये कहते हैं कि इसके पीछे कोई माफिया हो सकती है, इसके पीछे बिल्डर्स माफिया हो सकती है, इसके पीछे वो एलिमेंट्स हो सकते हैं जो शहर या सूबे या मुल्क की सियासत को कोई ख़ास रंग देना चाहते थे, तो मेरे पास कोई जवाज़ नहीं है कि मैं उनकी इस बात को रद्द करूं। यूं MQM के जुलूस पर फायरिंग को जवाज बनाकर बिल्डर्स माफिया के लिए रास्ता बनाया जा रहा था, मगर शायद खून भरी एक और कहानी भी लिखी जा चुकी थी जिसका मकसद और भी बड़ा था। वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो अफगान वॉर की बाई प्रोडक्ट के तौर पर जिनका ज़हूर हुआ, जो ड्रग डीलर्स थे, जो इंटरनेशनल ड्रग माफिया से जिनके कनेक्शंस थे, वही बहुत ही मामूली सी तादाद में, बहुत ही माइनॉरिटी में वो वहाँ छुप कर रह रहे थे और अपना कारोबार भी कर रहे थे। तो उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन की बुनियाद पर वहाँ पर ये कार्रवाई की गई थी। उन दिनों महाजिर कौमी मूवमेंट MQM राइज कर रही थी, परवान चढ़ रही थी शहर कराची में और हैदराबाद में। सोहराब गोट के इलाके में उन पर फायरिंग की गई। हम जो फायरिंग करने वाले लोग थे, वही बात है कि कुछ अरसे के बाद मालूम हुआ, जब मैं जर्नलिज्म में आया और मैंने पुराने लोगों से पूछा तो कुछ सीनियर लोगों ने बताया कि जो फायरिंग करने वाले लोग थे MQM की बसों पर, वो
पख्तून नहीं थे, वो अफ़गान थे। मतलब नस्लन वो पख्तून हो सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के रहने वाले या पाकिस्तानी पख्तून लोग नहीं थे। जो सोराबकोट के रहायशी थे वो लोग नहीं थे, वो पाकिस्तानी नहीं थे। ग़ालिबन कुछ रिपोर्टर्स ने उन ज़ख्मियों से भी मुलाकात की जो जवाबी फायरिंग में ज़ख्मी हुए थे, जो अफ़गान, बक़ौल उनके कि शायद एक आध लोग ये कहते हैं कि उनसे कहा गया था कि यहाँ से कुछ मुल्क दुश्मन लोग गुजरेंगे तो उनके ख़िलाफ़ आपने ये कार्रवाई करनी है। स्टोरी के कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़कार अली भुट्टो का तख्ता उलट दिया, मगर भुट्टो का बनाया गया कोटा सिस्टम कायमो दायम रहा। अब अल्ताफ हुसैन अपनी शोला बयानी और जबरदस्त नारों की वजह से मकबूल हो रहे थे। सानिया सोहराबकोट। MQM कारकुनान की गाड़ियों का काफिला हैदराबाद की तरफ रवाना हुआ। जैसे ये जुलूस सोहराबकोट पर पहुंचा, तब अचानक पीछे वाली गाड़ियों पर पथराव शुरू हो गया। कुछ ही देर में ये पथराव दो तरफा फायरिंग में बदल गया। 8 अफराद हलाक हुए, दर्जनों जख्मी। हैदराबाद में भी तसादुम हुआ, जहां नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। ऐसा लगता है कि जैसे कोई इस हादसे का मुंतजिर था। जनरल ज़ियाउल हक सिंध में पीपल्स पार्टी का जोर तोड़ना चाहते थे। जी हाँ, एक मखसूस जमात को ताकतवर बनाने के लिए शतरंज पर मोहरे इसी तरह सजाए गए। पठान मुहाजिरों को लड़वाया गया, इनके दिलों में नफरतों के बीज बोए गए और सबको बताया गया कि सानिया कस्बा अलीगढ़ कानूनी मंशियात और असला माफिया का रद्द अमल था। आइए स्टोरी को मजीद मैच्योर करते हैं। जब ये कार्रवाई की गई थी तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस मेनली और जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और सिविल मैजिस्ट्रेसी, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं और किन किन इलाक़ों में रद्द अमल का ख़तरा हो सकता है। वहाँ बाकायदा डिप्लॉयमेंट की गई और उन इलाक़ों को महफूज बनाने की कोशिश की गई, जिसमें औरंगी टाउन के कुछ इलाके और अलीगढ़ और कस्बा भी शामिल थे। लेकिन मेरी 30 साल बाद की तहकीक के मुताबिक एक अजीब बात देखने में आई कि ये डिप्लॉयमेंट इस वाक़े के, यानी जो अलीगढ़ कॉलोनी पे जो हमला हुआ उससे कुछ देर पहले, शायद 1.5, 2, 3 या 4 घंटे पहले, वो डिप्लॉयमेंट अचानक अनएक्सपेक्टेडली ख़त्म कर दी गई। और इसके ऊपर जो ट्रिब्यूनल बैठा था उसमें भी अगरचे कि उसकी फाइंडिंग्स जो थी वो कभी भी पब्लिक नहीं की गई, लेकिन हमारी सोर्सेज ने जो को जितना एक्सेस था उसके कंटेंट तक, तो उससे हमें यही बताया गया है और हमारे सामने जो बात आ रही है बज़ाहिर वो यही है कि वहाँ डिप्लॉयमेंट मुस्तकिल थी और इस हमले से पहले, थोड़ी देर पहले, वो वहाँ से हटा ली गई। किसके कहने पे हटाई गई, किस लिए हटाई गई, अनथक कोशिशों के बावजूद इस पूरी ब्यूरोक्रेसी में, इस पूरे सिस्टम में मुझे इस वाक़े के बरसों बाद, 30 साल बाद, कोई बताने वाला नहीं था कि ये कैसे हुआ है। ट्रिब्यूनल की बात मैंने इसलिए की कि उसमें ट्रिब्यूनल के जो ऑनरेबल जज थे, उन्होंने इस बात पे काफ़ी फ़िक्र का इज़हार किया था कि ऐसा क्यों हुआ है, और उन्होंने इस खदशे का भी इज़हार किया कि लगता है कि किसी ख़ास मकसद के तहत किया गया है, किसी ख़ास कम्युनिटी को प्रोवोक करने के लिए या ग़ालिबन कोई ख़ास किस्म के नताइज हासिल करने के लिए। यहाँ डबल गेम देखने में आ रही है। सानिया कस्बा और अलीगढ़ के बाद रिएक्शन रोकने के लिए भी कोई इकदाम नहीं उठाए गए। ये कोई रॉन्ग प्लानिंग नहीं, बल्कि यही तो राइट प्लानिंग थी। एक से ज़्यादा लोगों ने हमें बताया कि ये बात सही थी कि अलीगढ़ और कस्बा के हमले के दूसरे, तीसरे या शायद चौथे, 5वें दिन बंगश कॉलोनी नाम की एक उसी के करीब, उसी इलाके के करीब एक पख्तून लोकेलिटी पे भी हमला हुआ। और जब बेयारो मददगार वहाँ के लोग, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ या पुलिस जो वहाँ अवेलेबल थे, जो जहाँ तक वो पहुँच सकते थे, उनसे मदद ली गई। उनकी तरफ से कोई मुस्बत रिस्पॉन्स नहीं आया और शायद कहीं ये भी कहा गया कि जी, जिस तरह अलीगढ़ कॉलोनी में उस हमले का शिकार होने वालों तक कोई रेस्क्यू नहीं पहुँचा था, तो आप तक कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है कि इतनी जांफेशानी के साथ MQM को सियासत में लाने की जरूरत क्यों पेश आई। जी हाँ, जवाब ये है
कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में एस्टेब्लिशमेंट को जिस चीज का सबसे ज्यादा खौफ था वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और भुट्टो की फांसी के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता था वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का लीडर के रूप में आना था। सब जानते थे कि वो जिला वतनी काट कर सियासत सीख रही हैं, वो सियासत पर लिख रही हैं, बोल रही हैं और इरादा कर चुकी हैं कि जब भी उन्हें वतन वापसी का मौका मिला तो वो पाकिस्तान आकर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेगी। और ऐसा बाद में हुआ भी। तो ये खतरा भी बढ़ रहा था कि कहीं नई पीपल्स पार्टी सिंध के दही इलाकों से निकलकर शहरों में न फैल जाए, तो इसको रोकना तो जरूरी हो गया था। एक बार डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से किसी ने सवाल किया था, क्या ज़ियाउल हक के दौर में आपको सपोर्ट किया गया कि आप खुल के शहर में कराची हैदराबाद में काम कर सकें और अपने आप को एक सियासी ताकत बनवा सकें? तो बड़ी जिम्मेदारी से मैं याद करके बता रहा हूँ कि फारूक सत्तार साहब का जवाब ये था कि शायद पीपल्स पार्टी के खौफ से हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट के चंद फैक्टर्स ने हमें एक कंफर्टेबल रास्ता दिया हो आगे बढ़ने का, कि शायद हम जाके पीपल्स पार्टी को कन्फ्रंट कर सकें और शहरों में आने से रोक सकें। एक ऐसी सोसाइटी जो गैर जमहूरी हो, सियासी हालात डावाडोल हों, जहां मामलात में शफाफियत न हो, जहां अदल ना हो, इंसाफ ना हो, जहां माइट और पावर को ही सब कुछ समझा जाता हो, जहां समाज के दो तबकात में फासला बढ़ता जा रहा हो, वहां जितने भी ताकतवर एलिमेंट एक्टिव होंगे उनमें यकीनन कुछ ना कुछ ताल्लुक तो होगा। और सबसे बड़ा ताल्लुक इंटरेस्ट का होता है, जो जब चाहे जिसको चाहे अर्श पर ले जाए और जिसे चाहे फर्श पर। ऐसा ही हुआ बानी MQM अल्ताफ हुसैन के साथ भी। मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने प्लान किया था वो प्लान शायद फेल हो गया, वो चल नहीं पाया। और कराची के फसादात, हंगामे, बदअमनी की शक्ल में जो जिन बोतल से बाहर निकाला गया था दानिस्ता तौर पे, उसको वापस बोतल में डालना नामुमकिन हो गया। या फिर ये सब कुछ एक सियासी पाकिस्तान की सियासत क्योंकि गैर जमहूरी अंदाज में शुरू हुई और इर्तकाई अमल भी फिर गैर जमहूरी अंदाज में ही आगे चलता रहा, तो उसमें जो भी ख़राबे होने थे ये उसका हिस्सा था। और उसका रिज़ल्ट जो है वो फिर शहरियों ने भी देखा, बल्कि भुगता, यहाँ के इदारों ने भी देखा और भुगता, और हुकूमतों ने भी भुगता और देखा। और आजकल के भी हालात में ऐसा लगता है कि कोई मुस्तक़बिल करीब में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली नहीं है।